पार्टी मुख्यालय के विस्तार में आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। इस बैठक में विनोद तावड़े की बात करें, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल की बात करें, इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में तय किया गया कि जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, खासतौर पर लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें, उस पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सके और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मजबूत किया जा सके, इसको लेकर रणनीति बनी। इसके साथ ही ये भी चर्चा की गई कि किन किन सांसदों के टिकट को काटना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से कुछ सांसदों के मौजूदा जो सांसद हैं उनके टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। तो निश्चित रूप से लगातार बड़ी बैठकें हो रही है। आपने देखा कि पिछले 1.5 महीने के अंदर ही कई भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़ी बैठकें की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठकें हुई, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी हाल ही में 5 घंटे तक बड़ी बैठक चली थी। तो तमाम विषयों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के विस्तार में चर्चा हुई है और आगे की रणनीति कहीं न कहीं बनाई गई है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद से कांग्रेस जो है अब जो है एक्टिव मोड पे आ चुकी है, यानी साफ है कि उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद से अब लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ साथ में जो प्रांतीय अध्यक्ष सभी लगभग जो है स्मारक पर पहुंच करके आज मौन आंदोलन किया है। साफ तौर पर इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है उसे वापस किया जाए। इसके साथ ही साथ में मौन व्रत रखने का उद्देश्य आने वाले समय में कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी भी लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी अब सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव खुद अपने डिजिटल वॉरियर्स तैयार कर रहे हैं और आपको बता दें, इससे पहले लोग विधानसभा चुनाव 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने सियासी जंग के लिए अपने जो डिजिटल वॉर के लिए जो अपने प्लेयर्स तैयार किए थे, अपनी टीम का विस्तार किया था और इस बार भी एक मुख्य विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी खुद को साबित कर रही है और अपनी डिजिटल वॉरियर्स की टीम का विस्तार करने कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि हर हाल में जमीनी स्तर के साथ साथ वर्चुअली भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा जाए, उसको लेकर भी अब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी टीम तैयार करती हुई नजर आ रही है। सुभाषता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबी राजभर ने एक बार फिर से अपने पत्ते खोलने से इनकार करते हुए एक बार फिर से कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए खुला ऑफर कर दिया है। आज न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि हमने अभी तक किसी का स्वीकार नहीं किया है न्योता, न किसी ने हमको अभी बुलाया है। 18 तक बता दें कि एनडीए की एक बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, जिसमें माना जा रहा था कि ओपी राजभर भी शामिल हो सकते हैं, पर अब ओपी राजभर ने साफ कर दिया है कि अभी तक उनके पास कोई उसका इन्विटेशन नहीं आया है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे मायावती हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जो भी पहले उनसे संपर्क करेगा उसके साथ जाएंगे, क्योंकि बिना ओपी राजभर, मायावती और जयंत चौधरी के उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को जीतना मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। तो अब माना जा रहा है कि राजभर एक बार फिर से अपने पत्ते खोलते हुए नजर नहीं आ रहे। वहीं उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को एक बड़ी जनसभा करके पूर्वांचल में अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे। गठबंधन किसका होगा इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा, पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं ओपी राजभर की और बीजेपी की, तो माना जा रहा है एक बार फिर से 2024 के चुनाव के लिए सब भाजपा और सुभाषपा एक बार फिर से एक साथ एक मंच पे बहुत जल्दी नजर आएंगी। जिला कमांडेंट हमीरपुर मनीष दुबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां ज्योति मौर्य के मामले में पहले ही वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं, सोशल मीडिया पर लगातार उनको लेकर ट्वीट्स और कमेंट्स आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग उन पर कार्रवाई करने की पहले ही मांग कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर होमगार्ड विभाग ने डीआईजी के माध्यम से जांच कराई थी। ये जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड को मिली और डीजी होमगार्ड बीके मौर्य की तरफ से कार्रवाई की संस्तुति करके शासन को भेज दी गई है, जिसमें मनीष दुबे के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने, उसका सस्पेंशन करने और साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई करने की संस्तुति डीजी होमगार्ड की तरफ से की गई है। हालांकि पूरे मामले पर अब निर्णय शासन को लेना है। उम्मीद है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर ही मनीष दुबे पर कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। हालांकि इसके साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग भी ज्योति मौर्य की जांच कर रहा है, जिसको लेकर अभी 2 दिन पहले ही ज्योति मौर्य ने अपना पूरा पक्ष उत्तर प्रदेश के नियुक्ति अपर मुख्य सचिव के सामने रखा था। अब देखना यह है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर कार्रवाई की आधिकारिक सूची या आदेश कब जारी होता है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड करने की जो संस्तुति है वो शासन को भेज दी गई है। देर शाम तक ये आदेश आ सकता है कि मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी सिफारिश की गई है कि मनीष दुबे के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे थे, जिनकी पुष्टि जांच पड़ताल में हुई है, उस आरोपों के आधार पर मनीष दुबे के ऊपर एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। वहीं अब देखना होगा कि मनीष दुबे की कार्रवाई होने के बाद
एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जितना दोषी मनीष दुबे हैं उससे कई गुना दोषी ज्योति मौर्य भी हैं। तो ऐसे में जनता की भी निगाहें टिकी हुई हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर क्या कुछ अहम कार्रवाई होती है। कल्याणपुर से बिठूर जाने वाली सिंगल लोड भी अब चौड़ीकरण होगा। सिंहपुर के पास सिंगल लोड होने की वजह से अक्सर हादसे होते थे। इस वजह से चौड़ीकरण के लिए विधायक अभिषेक सिंह सांगा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, जिस पर उन्होंने एक लिखित में पत्र भी दिया जिससे कि उस सड़क का चौड़ीकरण हो सके। आपको बताते चले कि बिठूर एक ऐतिहासिक जमीन है, धरोहर है, जहां पर आज़ादी की नींव रखी गई थी, जिसको लेकर वहाँ कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटक स्थल भी घोषित हो चुका है। ऐसे में सबसे सवाल ये उठता है कि जो रोड है वो सिंगल रोड है और वहाँ पर जो शरणार्थी या दर्शनार्थी जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जिसको लेकर के इलाकाई लोगों ने इस सड़क को चौड़ीकरण के लेकर के विधायक बिठूर विधानसभा के अभिषेक सिंह सांगा से गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा और सिंहपुर रोड को चौड़ीकरण करने की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक को आश्वस्त किया कि बहुत जल्द सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे कि जो दर्शनार्थी हैं वो पर्यटक स्थल जाना चाहते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना हो। आपको बताते चले कल्याणपुर से बिठूर की जो रोड है वो 4 लेन बहुत पहले ही पास हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अभी तक कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिसको लेकर के इलाकाई लोग लगातार विधायक से इस बारे में शिकायत भी कर रहे थे। जिसके बाद विधायक इस मामले को संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा और उनको एक पत्र देकर सिंहपुर रोड को चौड़ी करने की मांग की है। हालांकि इस पूरे बात को जानने के बाद उन्होंने विधायक को आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री ने कि बहुत जल्द सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे कि वहां पर जो भी दुर्घटनाएं हैं उसको रोका जा सके और पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए किसी भी दर्शनार्थी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है। दरअसल आपको बता दें कि जो परिसर है नगर पालिका परिसर है, जहां पर वृक्षारोपण को लेकर एक वर्चस्व बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके अलावा संभल नगर पालिका परिषद में चेयरमैन सहित यहाँ पर सभासद मौजूद हैं। दरअसल योगी सरकार की मंशा है कि एक वो रिकॉर्ड जिस तरह से वृक्षारोपण को लेकर एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद उसके अलावा सभी उन अधिकारियों को आज समीक्षा बैठक करते हुए सभी को निर्देशित किया जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में जहां पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है वो अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराएं। इधर सभी चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन के अलावा नगर पंचायत चेयरमैन के अलावा ग्राम प्रधान और उनके जो वार्ड मेंबर थे उन सभी से सहयोग की अपील की है। फिलहाल जिस तरह से जो हम आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं ये नगर पालिका परिषद के हाल की है, जहां पर यहाँ पर नगर पालिका की जो चेयरमैन है और उनके अलावा पति नगर पालिका चेयरमैन के पति हैं यो और उसके अलावा सभी वार्ड मेंबर मौजूद है। संभल के 37 वार्ड के सभी सभासद मौजूद हैं और इधर सभी लोग वर्चस्व कमेटी में बैठक में भाग ले रहे हैं। सभी ने कहा है कि जहाँ जहाँ अपने क्षेत्रों में सभी लोग एक तो अपने परिवार के साथ वृक्षारोपण करेंगे, सबके सहयोग से ये वृक्षारोपण एक अभियान चलाया जाएगा। लगातार सरकार की कोशिश है कि जैसे यहाँ पर अमृत सरोवर की यहाँ बात की गई है, उसके अलावा जगह जगह पर वृक्षारोपण की गई है जहाँ नदी के किनारे वृक्षारोपण है। उसके अलावा जो वार्डों में जो स्थिति है वो जहाँ खाली जगह है वहाँ पर वृक्षारोपण लगाए, जिससे कि आने वाले हालात को बेहतर बना सके और इस तरह वाला प्रदूषण जो दूषित हो रहा है उसको दूर किया जा सके। लगातार योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं जिससे कि विश्व में एक रिकॉर्ड बने और लगातार वृक्ष जो अगर हम लगाएंगे तो आम इंसान को एक ऊर्जा मिलेगी और उसको जीने के लिए एक राह मिलेगी। लगातार एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, प्रदूषण फैला है, उस चीज को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये पहल की है। हम लोग उत्तर प्रदेश बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहाँ पर जीत कौर द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस जो 21 जनवरी जो तक मनाया जाने वाला है उसको लेकर के उन्होंने आज एक जागरूकता अभियान चलाया और उसके तहत जागरूकता वाहन को हरी झंडी भी दिखाया। साथ ही उन्होंने बताया जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोकने का उपाय किया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने नवयुवक दंपत्ति को जो 49 वर्ष तक के हैं उनको यही बताया कि परिवार नियोजन से क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह सरकार उनको परिवार नियोजन का फ़ायदा दे रही है, इससे वो लाभ उसको ले सके। साथ ही उन्होंने बताया जिस तरह से जनसंख्या का विस्तार हो रहा है उसको देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जिस तरह से सरकार द्वारा चलाए गए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को जगह जगह पहुँचाना है, लोगों को पहुँचा करके उसको जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही है। बम बम भोले के नारे लग चुके हैं। सावन मास है, बागपत के ऐतिहासिक पूरा महादेव मंदिर पर 13 तारीख से 15 तारीख तक
मेला लगेगा। हरिद्वार से कांवड़ियाँ जल लेकर आ रहे हैं और बागपत के ऐतिहासिक पूरा महादेव पर जलाभिषेक करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली जमुनोत्तरी हाईवे पर। जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, कांवड़ियों की सेवा के लिए ये शिविर लगाए गए हैं। सभी कांवड़िया अब अपने जो टारगेट है जहाँ भी उन्हें पहुँचना है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, लाखों कांवड़िया यहाँ पर आएंगे और बागपत के पूरा महादेव के ऐतिहासिक जो शिवलिंग है उस पर जलाभिषेक करेंगे। 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि को सभी कांवड़िया जलाभिषेक करेंगे। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से जारी भारी बारिश का सिलसिला आज चौथे दिन भी जारी है। मौसम विभाग ने जहां रेड अलर्ट जारी कर रखा है, वहीं प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया है। भारी बारिश और पैदल मार्ग में आई दिक्कत अहम वजह बनी है। राजधानी देहरादून की स्थिति इस प्रकार खराब हुई है कि माल देवता, सौड़ा, सरौली से लेकर राजधानी के निचले इलाकों जिसमें पटेल नगर ISBT का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और भूड़पुर गाँव में बहुत भीषण जल भरा हुआ है। कल मुख्यमंत्री भी हालात का जायजा लेने गए थे। प्रशासनिक टीमें मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं, परंतु इंद्रदेव पूरी वेग से बरस रहे हैं, लिहाजा सारे इंतजाम, सारे संसाधन सीमित पड़ रहे हैं। वहीं राज्य के बाढ़ नियंत्रण केंद्र ने भी राज्य से बहने वाली सभी नदियों पर खतरे की आशंका व्यक्त की है, क्योंकि सभी नदियां अपने खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रही हैं। ऐसी स्थिति में जहां राज्य में 4 धाम यात्रा यूँ तो जारी है, परंतु पहाड़ों में कई प्रमुख सड़कें बंद हैं, जबकि कई पुलिया और नाले जो बहुत तेज़ गति से पानी लेकर आए, उन्होंने कई मार्गों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि गंगोत्री मार्ग की एक प्रमुख पुलिया बह गई है। ऐसे में जो लोग पहाड़ की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल कुछ दिन इंतजार करना होगा और मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही अपनी यात्रा प्लान करनी होगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून, उत्तराखंड। बिजनौर शहर में लगातार 4 दिन से हो रही बारिश का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है। आज फिर एक बड़ा मामला सामने आया। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर में 6 ट्रेनें इस बात को लेकर रद्द कर दी गई क्योंकि पुल पर ऊपर से पानी आ गया। इस कारण आज 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई और 2 ट्रेनें लोकल स्टेशन पर रोकी गई, इसी बात को लेकर कि आगे पानी है और पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए, इस बात को लेकर आज ट्रेनें रद्द कर दी गई। आपको बताते चलें, बिजनौर में लगातार 4 दिन का बारिश का कहर, कहीं ना कहीं बसें फंस रही हैं, थाने डूब रहे हैं और घरों तक में पानी घुस गया है और कहीं ना कहीं खतरा अभी भी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कल प्रशासन द्वारा चेतावनी भी दी गई थी कि बैराज गंगा पर 2 लाख के क्यों पानी छोड़ा जाएगा, जिसका असर कहीं ना कहीं आज देखने को मिला है। लगातार पानी बढ़ रहा है और खतरा बिजनौर में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आज अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 6 ट्रेनें रद्द की गई और अगर अभी फिलहाल बात की जाए तो 2 हिरनें भी डूबती नजर आ रही थी। बाराबंकी में आज बकरियां चराने गई 3 मासूम बच्चियां तालाब में डूबी। 2 की मौके पर हुई मौत, 1 को ग्रामीणों ने बचाया। आपको बता दें, बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के नहामऊ गांव का पूरा मामला है, जहां पर 10 से 15 साल के बीच की बच्चियां गांव के बाहर तालाब के किनारे बकरियां चराने गई थी। इसी दौरान एक बच्ची के पैर में कीचड़ लग गया, जिसके बाद बच्ची तालाब में कीचड़ धोने गई। इस दौरान तीनों बच्चियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। वहीं बच्ची का पैर फिसला और वह तालाब में गिरी, जिसके बाद एकाएक करके तीनों बच्चियां तालाब में गिर गईं। वहीं पास में मौजूद लोगों ने शोर होने पर तालाब के किनारे पहुंचकर देखा तो तीनों बच्चियां तालाब में डूब रही थी। जिस दौरान आनन फानन में एक गांव के युवक ने एक बच्ची को बाहर निकाल लिया, तब तक 2 बच्चियां तालाब में डूब चुकी थी। जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से 2 बच्चियों के शव को भी बरामद कर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गांव में हुई इस दुखद घटना से गांव में सनसनी का माहौल है। चित्रकूट में जॉब और गिफ्ट का लालच दे करके करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला चित्रकूट के विकास नगर का है, जहां पर भागवत प्रसाद के घर पर 4 से 5 लड़कों का एक गैंग रहता था। ये लोगों के पास जा कर के नौकरी और गिफ्ट का लालच दे करके फॉर्म भरवाते थे और उसके बदले पर इनसे किसी से 10,000 किसी से 4,000 ऐसे लेकर के पैसा करोड़ों रुपए की ठगी किए हैं।
जब इस मामले को लोगों ने समझा तो चित्रकूट पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके प्रार्थना पत्र दिया है। इसके बाद पुलिस इस मामले को लेकर के जांच में जुट गई है। लोगों का कहना है कि ये लोग लगातार लोगों के पास जा करके नौकरी जॉब इस तरह का लालच देते थे और लोगों को जुड़वाते थे और पैसा लेते थे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर के चित्रकूट पुलिस किस तरह से जांच करती है और उन ठग के जो भी गिरोह के सदस्य थे उनको कब तक गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करती है। गोरखपुर महानगर को विस्तार देने के लिए गोरखपुर के अधिकारियों द्वारा मुहिम चला करके इसका विस्तार किया जा रहा है। खासतौर से आपको बता दें कि गोरखपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर खोराबार जंगल सीकरी में आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गोरखपुर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक मुहिम चलाई गई। मेडी सिटी का जहां निर्माण किया जा रहा है उसके विस्तारीकरण के लिए वहां के लोगों को जमीन खाली कराई जा रही है, जिसको लेकर के आज गोरखपुर का प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय ग्रामीणों में कम से कम घंटों तक दोनों में बहस चली। महिलाएं जेसीबी के सामने लेटती हुई नजर आई, लेकिन विकास प्राधिकरण के अधिकारी और जिले के जिम्मेदार अधिकारी को बगैर कार्रवाई किए ही वापस लौटना पड़ा। फिलहाल ग्रामीणों का मांग है कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि हमने एक कौड़ी जोड़ करके पाई जोड़ करके घर बनाया और आज उसे निरस्त करके उसे सीलिंग की जमीन बता करके जीडीए विकास प्राधिकरण गोरखपुर अपने कब्जे में ले रहा है, जिसका मैं विरोध कर रही हूँ। देखने तो दिलचस्प होगा कि क्या अधिकारी ग्रामीणों के बातों पर कितना गौर करते हैं। गोरखपुर महानगर को विस्तार देने के लिए गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 3 असलाह तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 पिस्टल, 5 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, कुछ नकदी रुपए भी बरामद किया गया। पूरा मामला थाना करंडा का बताया जा रहा है। बेलसड़ी पुल के पास चेकिंग के दौरान 3 असलाह तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि काफ़ी दिनों से इनकी तलाशी की जा रही थी, जो 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। ये एक बिहार के रहने वाले हैं, एक गाजीपुर के रहने वाले हैं। बिहार से ये पिस्टल लाते थे और यूपी में सप्लाई करते थे। गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 3 असलाह तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 पिस्टल, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच की जो संबंध है और इस कहानी को लेके आम चर्चा बना हुआ है, ठीक इसी तरह से एक कहानी कुशीनगर में भी देखने को मिली है, जहां पर अंगीरा और लवकुश के बीच के जो संबंध है और अंगीरा के द्वारा किए गए दागेबाजी की कहानी आज यहाँ भी खुलकर सामने आई है। हालांकि पूरा मामला कुशीनगर जनपद के कसिया थाना क्षेत्र के चेंगवा गांव का है, जहां पर 2018 में लवकुश की शादी अंगीरा सिंह से होती है। हालांकि अंगीरा सिंह दिव्यांग बताई जा रही हैं और वह जब अपने ससुराल में आती हैं उसके बाद से इन दोनों पति पत्नी के बीच आपसी जो संबंध है बहुत अच्छा होता है और ये लोग पति के कहने पर अंगीरा सिंह खुद पढ़ाई करती हैं और बीएड की पढ़ाई करने के बाद वह नोएडा जॉब करने के लिए चली जाती हैं। 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है और अंगीरा सिंह के एक बच्चा भी पुत्र प्राप्ति होती है। इसके बाद अंगीरा को विदेश में कंपनी के द्वारा भेजा जाता है, जहां पर वो दुबई कमाती है और 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है। उसके बाद अंगीरा सिंह अपने पति लवकुश को दगाबाजी के रूप में पेश आती हैं उनके साथ और उन्हें दगा दे देती हैं और 1 साल से वो न अपने पति से बात करती हैं और न ही उनसे मिलने आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 साल का उनका मासूम है उससे भी न मिलना कहीं ना कहीं माँ की ममता के ऊपर सवाल खड़ा होता है। इसके अलावा जब लवकुश के द्वारा इस चीज़ को लेकर कंप्लेन किया गया तो आती हैं और सीधे कोर्ट से तलाक की नोटिस भिजवाती हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के जो पति पत्नी के बीच में आए दिन जो संबंध उजागर हो रहे हैं। बहराइच के नेपाल सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्म परिवर्तन का मुखर होकर विरोध करने वाले बजरंग दल के विभाग संयोजक दीपक श्रीवास्तव पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि वो शिवपुर से अपने एक कार्यकर्ता के पिता की अंत्येष्टि में शामिल होकर
अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में कोतवाली नानपारा क्षेत्र के बंजारी के पास कुछ लोगों ने उस पर लाठी डंडे और लोहे के राड से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन का विरोध करने के कारण उन पर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया और इस संबंध में उन्होंने कोतवाली नानपारा में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके चलते उन पर जानलेवा हमला किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको कल जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उनका कहना है कि उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने धमकी दी, उन्हीं लोगों ने उन पर हमला किया है। घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि बजरंग दल के विभाग संयोजक दीपक श्रीवास्तव ने तहरीर देकर अवगत कराया है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। कुछ लोगों द्वारा उन पर लाठी डंडे और राड से हमला किया गया है, जिसमें वो घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि दीपक श्रीवास्तव की तहरीर पर कोतवाली नानपारा में प्राथमिकी दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पहला अवसर है जब धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर किसी हिंदूवादी संगठन पर